हेलो बच्चों। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाने के वक्त कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे, यानी जो तीसरे वर्ग के लोग थे, वो लोग अपने आप को संपूर्ण फ्रांस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानकर अपने आप को 20 जून 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। यानी राजा के खिलाफ उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सभा में परिवर्तित कर दिया था या मान लिया था जो संविधान के प्रति ये था, माने जो संविधान लागू करना चाहता था और राजतंत्र के खिलाफ था। तो इस नेशनल असेंबली से आज हम आगे पढ़ते हैं कि परिणाम की ओर चलते हैं कि जब इस तरह फ्रांस की क्रांति हो गई और पेरिस में जब बास्तिल का पतन हो गया, बास्तिल के किले का पतन हो गया, तो उसके बाद तीसरे स्टेट के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने नेशनल असेंबली सभा बनाई अपने आप की, और उस असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, मतलब एक बना लिया फॉर्मेट, संविधान कैसा होगा। ये संविधान जो उनका था, उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट यानी राजा की शक्तियों को कम करना, क्योंकि ये क्रांति ही हुई थी राजा के खिलाफ, राजा की बढ़ी हुई दैवीय शक्ति के खिलाफ। इसलिए ये जो संविधान सभा थी, इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की शक्ति को कम करना। और एक व्यक्ति, मतलब पहले पूरी शासन व्यवस्था एक व्यक्ति यानी सिर्फ राजा के हाथ में थी, अब वो राजा के हाथ से निकाल के ये लोग चाहते थे, नेशनल असेंबली जो बनी थी, इसके प्रतिनिधि ये चाहते थे कि ये शक्ति 3 वर्गों में विभक्त हो जाए। ठीक है, ये 3 वर्ग क्या है, जैसे अभी हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ये 3 था कि राजा की शक्ति केवल राजा के हाथों में न रहकर बल्कि विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो इस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय दिलाती है। इन तीनों हाथों में आज हमारा लोकतंत्र, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र, जो इस तीनों हाथों में शक्ति कायम होती है। तो इन लोगों का भी, नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों का ये मानना था कि अब राजा प्रधान नहीं रहेगा, राजा के हाथों से ये शक्ति जो केवल एक हाथों में थी निकलकर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन 3 वर्गों में इसे विभाजित किया जाए, हस्तांतरित किया जाए। इस प्रकार फ्रांस में जो पहला हम परिणाम आज पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या परिवर्तन हुए, वो इसके परिणाम है। पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहले से आप देखिए, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसका पहला परिणाम ये था, नंबर 1, कि फ्रांस अब इस क्रांति के बाद 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब आपको ये 2 टर्म समझना होगा कि संवैधानिक और राजतंत्र किसे कहते हैं। यानी पहले केवल क्या था, फ्रांस इस क्रांति से पहले केवल राजतंत्र था फ्रांस में, लेकिन अब यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यानी संविधान भी है और राजतंत्र भी है, यानी राजा भी है और ये नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि भी हैं, यानी तीसरे वर्ग के, तीसरे स्टेट के कुछ नागरिक भी हैं, ये दोनों मिलकर राज्य चलाएंगे। तो इसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो पहला परिणाम ये हुआ इस क्रांति का कि फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी पहले सिर्फ राजा था, अब राजा के साथ साथ नेशनल असेंबली नामक एक संस्था है जिसका बना हुआ संविधान भी चलेगा, और ये दोनों मिलकर चलाएंगे। तो नेशनल असेंबली और राजा यानी लुई 16 इन दोनों की सरकार। अब नेशनल असेंबली कैसे बना, इसके लिए इन लोगों ने, ये जो नागरिक थे, उन्होंने ये तय किया कि एक निर्वाचक समूह का हम लोग चुनाव करेंगे, एक निर्वाचक समूह होगा। यानी इसको अच्छे से समझिए ध्यान से कि नेशनल असेंबली जो संवैधानिक रूप था, इसका निर्माण हुआ कैसे। तो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को तो सौंप दिया, लेकिन नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, नेशनल असेंबली एक असेंबली थी जिसमें कुछ सदस्य रहे होंगे इसके। तो ये जो सदस्य थे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे चुनी जाती थी, सबसे पहले नागरिक, अब समझना है आपको कि ये नागरिक क्या है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, फ्रांस में नागरिक, इस समय की बात कर रही हूँ 1789 के जस्ट बाद, फ्रांस में नागरिक सिर्फ उन्हीं को कहा जाता था, ध्यान से सुनिए, जो 25 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले पुरुष थे, केवल पुरुष, ये बात ध्यान रखिए। फ्रांस में नागरिक केवल उन्हीं को कहा गया जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के
पुरुष थे और जिन्हें मत देने का यानी वोट देने का अधिकार था और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स चुकाते थे। फिर से सुनिए, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब नेशनल असेंबली का शासन शुरू हुआ तो नागरिक जो नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे वो नागरिक थर्ड स्टेट के लोग थे। ये थर्ड स्टेट के लोग थे और ये नागरिक कौन होते थे? सिर्फ वही होते थे जो 25 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के पुरुष थे, केवल पुरुष, महिलाएं नहीं। और ये भी वैसे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स सरकार को दे पाते थे, कर दे पाते थे। सिर्फ इन्हें ही ऐसे लोगों को नागरिक माना गया और यही लोग तीसरे स्टेट के, थर्ड स्टेट के यानी तीसरे वर्ग के यही लोग जो यानी मतलब ये वही होंगे जो थोड़े से संपत्ति वाले होंगे। तो इन्हीं लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली बनाई थी और नेशनल असेंबली के लिए एक निर्वाचक समूह बनाया था। ये निर्वाचक समूह इन नागरिकों ने बनाया और इसके आधार पर ही नेशनल असेंबली का जो निर्वाचक समूह था ये समूह ही चुनाव करता था इसके सदस्य कौन होंगे। यानी नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव ये निर्वाचक समूह करता था और ये निर्वाचक समूह का निर्माण नागरिकों ने किया था। और नागरिक किसे कहते थे? जो 25 वर्ष की अधिक उम्र के पुरुष थे, टैक्स देते थे। तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। ये हमेशा याद रखना है कि सभी नागरिक को अधिकार नहीं था, केवल कुछ पुरुषों को ही था। शेष पुरुष जो बच गए, जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे पुरुष या कम उम्र के वैसे पुरुष और महिलाएं बच गई जो न टैक्स देते थे और न उन्हें मत देने का अधिकार था। इन लोगों को नीचे के तबके में रखा गया। ये लोग निष्क्रिय थे, इन्हें नागरिक भी नहीं कहा जाता था और ये असेंबली के सदस्य नहीं हो सकते थे। असेंबली के सदस्य केवल वही हो सकते थे जो सरकार को टैक्स अदा करे। इस तरह ये फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये पहला परिणाम हुआ। संविधान क्या था? नेशनल असेंबली ने बनाई थी और राजतंत्र यानी लुई 16 राजा भी साथ साथ काम कर रहा था। ये पहला परिणाम हुआ। अब हम आगे चलते हैं दूसरे परिणाम पे। दूसरा परिणाम जो है वो है लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ। यानी इस क्रांति के बाद, जो इससे पहले नहीं था, इससे पहले केवल राजतंत्र था, लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार हुआ। यानी 2-3 मूलभूत अधिकार माने गए जनता के। पहला, जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरा, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। और ये जो तीनों अधिकार है ये माना गया कि अब जन्मजात होगा। यानी फ्रांस के हर व्यक्ति को जन्म से ये अधिकार मिलेंगे जो पहले नहीं था। यानी लुई 16 के समय में ये नहीं था अधिकार। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि अब फ्रांस में लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार होने लगा। यानी धीरे धीरे फ्रांस लोकतंत्र की राह पे चलने लगा। तो इन्हें ये तीनों अधिकार जन्मजात मिलने लगे और इसे कोई छीन नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति से ये तीनों अधिकार कोई नहीं छीन सकता था। तो ये दूसरा परिणाम हुआ। तीसरा परिणाम हम देखते हैं, राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तीसरा परिणाम क्या हुआ कि अब फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हो गई, का उन्मूलन हो गया और गणतंत्र की स्थापना, राजतंत्र का पूरी तरह से उन्मूलन। मतलब अभी भी हमने क्या देखा कि अभी भी नेशनल असेंबली तो है लेकिन साथ साथ राजा भी काम कर रहा है। तो लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो गया और केवल गणतंत्र यानी गणतंत्र की स्थापना हुई फ्रांस में। तो वो कैसे हुआ, अब हम वो देखते हैं। इसके पीछे देखिए क्या स्टोरी है कि फ्रांस की स्थिति, अब हम जान रहे हैं कि यहाँ 2 शासन एक साथ चल रहा है। एक नेशनल असेंबली जो तृतीय वर्ग के संपत्ति वाले व्यक्तियों का एक समूह है और दूसरा राजा का। ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। राजा ने साइन भी कर दिया था संविधान पर, लेकिन राजा को अंदर ही अंदर ये पसंद नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, लुई 16 ने भले संविधान पे साइन कर दिया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रशा के राजा से यानी दूसरे यूरोपीय राजाओं के साथ गुप्त वार्ता चला रहा था। यानी वो चाह रहा था कि उन लोगों के साथ मिल करके हम इस नेशनल असेंबली को ख़त्म कर दें और फिर से राजतंत्र आ जाए। लेकिन उसकी इस गतिविधि का पता चल गया किसको, नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली के जो युवा वर्ग के लोग थे उन्होंने, राजा उसको कुछ करता उससे पहले उन्हीं लोगों ने अप्रैल 1792 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने, जो नेशनल असेंबली के तृतीय वर्ग के
लोग थे, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का एक प्रस्ताव पारित कर दिया। तो राजा यानी लुई 16 नेशनल असेंबली को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, प्रशा, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय देशों के राजाओं से मिलकर। लेकिन उससे पूर्व ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने ही इन राजाओं के खिलाफ, जिसमें फ्रांस के राजा लुई 16 तो थे ही, प्रशा और ऑस्ट्रिया के भी राजा थे, इन सब के खिलाफ घोषणा कर दी युद्ध की। इस तरह से ये युद्ध यूरोपीय राजाओं के खिलाफ या कुलीनों के खिलाफ आम जनता की लड़ाई बन गई। इस तरह से एक और छोटी सी ये लड़ाई हुई, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक और ये क्रांति हो रही है, जिसमें ये यूरोपीय राजाओं, जिसमें मिले हुए थे फ्रांस के राजा लुई 16, प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजा, और इन सब के खिलाफ ये आम जनता के बीच की लड़ाई थी। सभी प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी, सभी प्रांतों से बहुत सारे स्वयंसेवी यानी युवा कार्यकर्ता, युवा देशभक्त जो फ्रांस के थे, जो राजा के खिलाफ थे, वैसे लोग जमा होने लगे और जमा होके पेरिस से आकर भर्ती होने लगे, और इन्होंने ही यूरोपीय राजाओं के खिलाफ अपना एक गुट बना लिया। तो यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध ये जनता की लड़ाई थी। और इस तरह से ये सभी लोग जो प्रांतों से जमा हो रहे थे, इनके होठों पे एक गीत था, एक गाना गाते हुए, गीत गाते हुए, जो देशभक्ति का गीत था, उसको गाते हुए ये प्रांतों से निकलकर बाहर आ रहे थे और इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो ये जो गीत था, देशभक्ति गीत, ये एक कवि थे उस समय, उसका नाम है रॉजेट दी लाइल। रॉजेट दी लाइल इस कवि के द्वारा रचित एक गाना था, देशभक्ति गीत, जिसे मार्सिले कहते थे, क्योंकि ये मार्सिले प्रांत में था। तो ये मार्सिले प्रांत के युवा देशभक्तों ने इसे गाना शुरू किया पहली बार पेरिस की ओर कूच करते हुए। मतलब ये लोग सब, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, पेरिस की ओर चल पड़े लड़ने के लिए यूरोपीय राजाओं के खिलाफ। तो ये सभी युवाओं के होठों पे यही गीत था, और ये मार्सिलेस प्रांत के युवाओं ने पहली बार गाना शुरू किया, इसलिए इस गीत को ही मार्सिले कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मार्सिले गीत है, आज जो स्वतंत्र फ्रांस है उसका राष्ट्रगान है। जैसे हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले बोलते हैं, और वो कवि रॉजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया था। और इसी क्रांति के समय जो 1792 में हुई, पहले तो 1779 में फ्रांसीसी क्रांति हो गई, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत राजतंत्र का हिस्सा बचा हुआ था, उसे भी पूर्णतः ख़त्म करने के लिए 1792 में एक और क्रांति हुई यूरोपीय राजाओं के खिलाफ। उस समय इन लोगों ने ये गीत गाया, जो देशभक्ति गीत था और राष्ट्रगान बन गया। अब ये युद्ध जब हो गया तो आर्थिक कठिनाइयाँ आरंभ हुई, क्योंकि किसी भी युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयाँ आरंभ होती ही हैं। आम जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या जो भी रोज़मर्रा की वस्तुएं, इनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, लोगों को की पहुंच से बाहर जाता है। इस तरह जनता में बहुत नाराज़गी हुई, जनता को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गई। और चूँकि सभी पुरुष इस युद्ध में शामिल हो गए थे, तो महिलाओं के ऊपर ही भार बोझ पूरा पड़ गया घर का और घर में रोजी रोटी का। तो महिलाएं भी क्रोधित हो गई। इसलिए इस युद्ध को, या इस तरह के युद्ध को जो राजतंत्र के खिलाफ था, क्योंकि राजा अभी भी मरा नहीं था, तो फ्रांस में लुई 16 के खिलाफ अभी भी आक्रोश था जनता में भी, और अब धीरे धीरे महिलाओं में भी। तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण, फिर पुरुषों के युद्ध में शामिल होने के कारण जो औरतों पे घर का बोझ बढ़ गया, उनके सामने जो रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई, और महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई थी, इन सारे कारणों से इन लोगों ने इस युद्ध को जारी रखना चाहा, ताकि हमेशा के लिए इसका अंत हो और राजतंत्र का खात्मा हो। इसलिए सभी लोग इस युद्ध में शामिल होते गए और क्रांति को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। क्योंकि केवल अमीर पुरुषों को ही, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि जब नेशनल असेंबली का शासन हुआ, फिर भी केवल मत देने का अधिकार अमीर पुरुषों को था, अभी भी औरतों को नहीं मिला था, और जो गरीब पुरुष थे उन्हें अधिकार नहीं मिला था। इसलिए ये क्रांति यहाँ रुकनी नहीं चाहिए थी, ऐसा लोगों ने सोचा, और इस क्रांति को आगे बढ़ाते रहे। आगे बढ़ाने के क्रम में एक नए युवा वर्ग के ग्रुप का जन्म हुआ। क्योंकि जितने भी प्रांत थे, वहाँ से जो युवा थे, जो देशभक्त युवा थे, जो राजतंत्र के खिलाफ थे, जो देश को आज़ाद करना चाहते थे, पूरी तरह राजतंत्र ख़त्म करना चाहते थे, ऐसे युवाओं में
युवा जमा होने लगे पेरिस में, और क्लबों में जमा होने, कोई जगह नहीं थी जहाँ बैठकर वो मीटिंग करते, जहाँ बैठकर अपनी योजना बनाते, तो वो लोग क्लबों में जमा होने लगे। और ऐसे क्लब में कई क्लब जन्म हो गया फ्रांस में, जिसमें सबसे सफल और सबसे बड़ा, सबसे इफ़ेक्टिव जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब्स, इसमें जो जितने भी यंगस्टर, जितने भी युवा वर्ग के देशभक्त व्यक्ति थे, सदस्य थे, उन लोगों ने इस क्लब को बहुत आगे बढ़ाया। इसमें क्या होता था, ये क्लबों में अपना अड्डा जमाते थे, योजना बनाते थे राजा के खिलाफ। इस तरह पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ, और इसका नाम जैकोबिन क्यों पड़ा, इस पर है कि एक कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब नामक एक भूतपूर्व पेरिस का, माने फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक भूतपूर्व, माने पहले के, पूर्व के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब थे, उनके नाम पे इसको जैकोबिन क्लब कहा गया। इसी तरह के कई क्लब महिलाओं ने भी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि हमने देखा है कि अब धीरे धीरे महिलाएं भी सक्रिय हो रही हैं क्रांति में। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि उसके कारण रोजी रोटी की समस्या का खड़ी हो गई थी। महिलाएं कैसे घर में अपने परिवार का चलाए, खाना पीना, बजट चलाए, इसके खिलाफ वो भी आ गई थी क्रांति में। तो कई महिलाओं के अभी क्लब तैयार हो गया था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो जैकोबिन क्लब है, इसके सदस्य कौन थे। तो नेचुरली इसके सदस्य वही होंगे जो लुई 16 के खिलाफ थे, जो राजतंत्र के खिलाफ थे, जो संविधानिक शासन चाहते थे। तो ऐसे वर्ग के लोग तीसरे वर्ग के ही लोग थे। तो थर्ड स्टेट के जो ऊपर के लोग थे, हमने उस दिन आपको ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि थर्ड स्टेट के फ्रांस में जो तीसरे वर्ग के लोग थे, उसमें भी 3 ग्रुप था। उसमें भी था जो बहुत अधिक संपत्ति वाले लोग, ऊपर के पढ़े लिखे संपत्ति वाले, फिर मिडिल क्लास में, और उससे भी नीचे छोटे किसान मजदूर। तो इसमें भी 3 ग्रुप था। तो अब जो जैकोबिन दल बना, इस जैकोबिन दल के सदस्य थे इसी थर्ड स्टेट यानी तृतीय वर्ग के छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर हम उन्हें कहते हैं जो प्रतिदिन, जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, जो आज का आज कमाया और आज ही खा के ख़त्म हो गया, फिर वो कल काम करेंगे तभी उन्हें पैसे मिलेंगे, इन्हें दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। तो आपने देखा जैकोबिन दल के या जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तृतीय स्टेट यानी थर्ड स्टेट जो फ्रांस का था, तीसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, उस वर्ग के भी छोटे कारीगर, किसान, दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने और छपाई आदि वाले काम करने वाले लोग इसके सदस्य थे। ठीक है। जबकि नेशनल असेंबली जो पिछली बार हमने बताया था, उसमें कौन सदस्य थे, तृतीय ही स्टेट के ऊपर वाले वर्ग के लोग थे। अब जैकोबिनों का नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये बहुत पॉपुलर आदमी है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर एक व्यक्ति है जो जैकोबिन क्लब का या सदस्यों का नेता था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक आने के बाद कि जैकोबिन क्लब के जो ये नेता थे, जैकोबिनों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था, मैंने जैकोबिन क्लब में जितने सदस्य थे उसका एक बहुत बड़ा वर्ग गोदी कामगार, गोदी किसको बोलते हैं, खान में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें गोदी कामगार कहते हैं। तो एक बड़ा वर्ग गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून का माने पहनने का निर्णय लिया। अब आप देखिए गोदी कामगार मतलब जो खान में काम करते हैं वो धारीदार, यहाँ पे देखिएगा एक चित्र भी आपका बना हुआ है बुक में, जो ये लाल धारी वाले पैजामा टाइप के पहने हुए हैं जो फुल है पूरे पाँव तक। तो ऐसा पहनते थे वो लोग कपड़े जो गोदी कामगार थे, मैंने खान में काम करने वाले लोग। तो इन्होंने क्या सोचा जैकोबिन दल के लोग कि हमारा भी कोई एक अपना यूनिफॉर्म हो जो अलग से पहचान में आए। तो इन लोगों ने गोदी कामगारों की तरह ही धारीदार लंबी पतलून पहनने का, मैंने पतले फुल पैंट पहनने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। मतलब पहले जो इससे पहले ऊपर इनकी लड़ाई किससे थी, ऊपर के वर्ग से था, यानी कुलीनों से था, राज दरबारियों से था, और वो लोग घुटने तक का ड्रेस पहनते थे, फैशनेबल ड्रेस पहनते थे। लेकिन ये जो जैकोबिन दल के सदस्य थे, इन्होंने सोचा हम उनसे अलग दिखे और हमारे पोशाक ऐसे हों जिसको देखते ही पता चले कि हम उनके खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं। इसलिए उन्होंने घुटनों तक के ड्रेस न बना के अपने फुल पैंट, मतलब धारीदार पूरे पैर का फुल पैंट बनाया ऐसा, ताकि, और महिलाएं भी, यहाँ पे ये पुरुष हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं भी पैंट नहीं पहनती थी, वो कुछ पेटीकोट टाइप का चीज़, लेकिन लाल धारीदार
और पूरे फुल पैर तक उसके भी थे। इस तरह का ड्रेस पहन के वो ये जताना चाहते थे कुलीनों को और ऊपर के दर्जे के लोगों को, राज दरबार के लोगों को, कि हम आपके खिलाफ़ हैं और आपके खिलाफ़ लड़ाई में शामिल हैं, हमारे ड्रेसेस या यूनिफॉर्म अलग हैं। इस तरह उनका ये अलग ड्रेस था। अब एक बात यहाँ पे है कि जैकोबिनों को सौ कुलात कहते थे। फ्रांसीसी लैंग्वेज में, ये फ्रांस की भाषा है, उसमें इसे सौ कुलात कहते थे जैकोबिन को। ये क्वेश्चन आ सकता है सौ कुलात क्यों कहते हैं। सौ कुलात मैंने बिना घुटनने वाला, क्योंकि ये बिना घुटनने वाला यानी बिना घुटना वाला ड्रेस पहनते थे, पूरा घुटना से नीचे तक, और कुलीन वर्ग के लोग घुटने से ऊपर तक, तो इसलिए इसे सौ कुलात कहते थे। अब क्या है कि सन 1792 में 10 अगस्त को क्या हुआ, आपको बताया अभी कि ये जारी रखना चाहते थे। इस क्रांति को फ्रांसीसी युवा वर्ग के लोग और महिलाएं भी तब तक जारी रखना चाहते थे जब तक कि राजतंत्र पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। इसी की अगली परिणति क्या हुई, 10 अगस्त 1792 ईस्वी को जैकोबिन दल के जो लोग थे उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर आक्रमण कर दिया। पेरिस में ट्यूलेरिया का एक महल है, वहाँ पे आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण क्यों था, आक्रोश में था, किस बात की नाराज़गी थी, महंगाई और अभाव के खिलाफ। ये विद्रोह क्यों हुआ था, महंगाई और अभाव के खिलाफ, और पेरिस के भी लोग इसमें शामिल थे और बहुत सारे प्रांत से आए हुए लोग भी थे। इस तरह जैकोबिन दल ने ट्यूलेरिए के महल पे जब आक्रमण कर दिया 10 अगस्त 1792 ईस्वी को, तो यहाँ क्या किया उन्होंने, राजा को पहले तो कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। राजा के जो रक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनको पूरी तरह मार गिराया। और इतना के बाद अब तो राजा उनकी मुट्ठी में था, उन्होंने नए चुनाव कराए। ये नया परिवर्तन देखिए, ये नया परिणाम, अब नए चुनाव कराए गए 1792 में, क्योंकि अब तो राजा जेल में था, यानी राजतंत्र लगभग ख़त्म होने की कगार पे था, तो अब उन्हें कोई डर नहीं था। जैकोबिनों ने नए चुनाव कराए 1792 ईस्वी में, और इस चुनाव के बाद जो निकल कर आया वो ये था कि अब पहले हमने देखा था 25 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति थे और जो संपत्ति वाले थे, जो कर दे सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब उससे भी थोड़ा और ज़्यादा इनको रियायत मिली, थोड़ा और ज़्यादा अधिकार मिला। वो क्या था, अब 21 वर्ष से अधिक, पहले 25 था, अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, ये दो बात पे ध्यान दीजिए, 21 वर्ष से अधिक और सभी पुरुषों को, पहले सभी पुरुषों को नहीं मिला था ये अधिकार, केवल कुछ पुरुषों को फ्रांसीसी क्रांति के बाद मिला था जो संपत्ति वाले थे। लेकिन अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, वो अमीर हो या गरीब हो, सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला, यानी वोट देने का अधिकार मिला। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो ये छोटी छोटी और दो घटनाएं घटी, उसके बाद धीरे धीरे राजतंत्र बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है और गणतंत्र की तरफ फ्रांस बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी ये जो हो गया, ये एक अधिकार नया मिला जो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरा अधिकार नहीं मिला है, पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी भी औरतों को मत देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पुरुषों को। तो पहले कुछ पुरुषों को मिला था फ्रांस की क्रांति के बाद, अब इस क्रांति के बाद, जैकोबिन की क्रांति के बाद सभी पुरुषों को मिल गया, लेकिन औरत अभी भी बाकी है, इसलिए युद्ध अभी भी चलता रहेगा या ये लड़ाई चलती रहेगी। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो नवनिर्वाचित असेंबली थी, माने जो नेशनल असेंबली को हम लेके पढ़ रहे थे, नेशनल असेंबली से हम लोग जैकोबिन पे आए, और अब जो नया चुनाव हुआ 1792 में, तो इस नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन हो गया। अब ये जो नया चुनाव हुआ और जो नई असेंबली बनी, उसे सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का पूरी तरह से अंत कर दिया। ये जो नया कन्वेंशन बना 21 सितंबर 1792 ईस्वी को, इस कन्वेंशन ने पूरी तरह से राजतंत्र का अंत कर दिया, क्योंकि राजा जेल में ऑलरेडी था और अब फ्रांस गणतंत्र घोषित हो गया। इस तरह फ्रांस अब पूरी तरह से गणतंत्र। अभी हमने शुरुआत जब की थी पढ़ाई की, तो हमने क्या बताया था कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी संविधान भी और राजा भी। लेकिन अब हम जब इसका एंड कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अब फ्रांस पूरी तरह से केवल गणतंत्र बन गया, यानी यहाँ से राजा अब रहा ही नहीं। राजा का क्या हुआ वो देखते हैं कि लुई 16 को राजद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा दे दी गई, और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में, एक जगह है प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में, उसे सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मैंने सभी के सामने, फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसकी रानी जो थी मेरी एंटवाइनेट, उसके साथ भी यही हुआ। इस तरह राजा रानी को मार दिया गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। और लुई 16 के मरने के बाद जो फ्रांस गणतंत्र बना, गणतंत्र वैसे शासन को हम कहते हैं जहाँ सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो अब फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका था। क्या क्या परिणाम हो गए थे? राजतंत्र की समाप्ति और
फिर जनता की सरकार, अब ये रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया, यानी अब जनता ही चुनने लगी सरकार, और समस्त पुरुषों को मत देने का अधिकार मिल गया। इससे पहले कुछ 3 अधिकार तो पहले ही मिले हुए थे, जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की नज़र में सभी समान है। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रांस लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है और राजतंत्र वहाँ अंत हो रहा है। यही फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा और औरतों की स्थिति अभी बच गई है, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में या अगले कोर्स में औरतों की स्थिति के बारे में जानेंगे कि उनका क्या हुआ, उन्हें अधिकार मिला या नहीं, तब ये क्रांति पूर्ण रूप से ख़त्म होगी। ओके, थैंक यू बेटा।